हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशा शर्मा। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर मैंने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी सबके बारे में आपको बताया है। आज हम इसका कंक्लूडिंग पार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशंस या यूजेस ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। कुछ जो एप्लीकेशंस, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ बॉन्ड। हम लोगों ने एक डेरिवेशन करा था और ये इक्वेशन डिराइव किया था, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड to calculate force constant of a diatomic molecule. Vibrations of a molecule can be treated as simple harmonic oscillator for small amplitude, and frequency of such vibrations can be given by this equation: mu equals to 1 upon 2 pi c under root k upon mu, or k is equal to 4 pi square nu bar square c square mu, where c is velocity of light, जो कि हमें पता है 3 into 10 to power 10 या 3 into 10 to power raised to 10 मीटर्स पर सेकेंड होती है। के फोर्स कांस्टेंट होता है और म्यू होता है रिड्यूस्ड मास ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ म्यू कैन बी मेजर्ड फ्रॉम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड दस फोर्स कांस्टेंट के कैन बी कैलकुलेटेड। म्यू को हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से मेजर करके और फोर्स कांस्टेंट को हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ये टेबल बता रखी है आप लोगों को। इस टेबल के अंदर देखिए अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी है। यहाँ पे दे रखे हैं हमने फोर्स कांस्टेंट ऑफ सम बॉन्ड्स, दीज आर इन डाइंस पर सेंटीमीटर्स। तो अब यहाँ पे देखिए जो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट हमें बताएगा कि एनर्जी जो है वो किसकी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। इसकी सहायता से हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं, एनर्जी का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ये जो टेबल है ये बताती है कि लोएस्ट बाउंड एनर्जी जो है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HI मॉलिक्यूल है, ये HI मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है ये लोएस्ट होती है। देखिए 3.2 है। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो 4 एसिड्स दे रखे हैं HI in HX, where X is equal to F, Cl, Br और I. Thus we can say HI is strong acid. Now we will see relation between force constant and bond energy. इसके लिए भी एक ये देखिए ये टेबल दे रखी है। यहाँ पर ये जो टेबल है ये क्या बताती है कि फोर्स कांस्टेंट इंक्रीजेस विद बॉन्ड ऑर्डर, मीन्स बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट इंक्रीजेस। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे जो C सिंगल बॉन्ड C है उसके लिए K की वैल्यू कितनी है? 4.5 इंटू 10 टू पावर 5 है। और यहाँ देखिए, ये देखिए इसकी जो बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 334.4। और ये जो है C डबल बॉन्ड C, इसके लिए K की वैल्यू है 10 इंटू 10 टू पावर 5, बॉन्ड एनर्जी है 627। इसी तरह से C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके लिए K की वैल्यू है 16 इंटू 10 टू पावर 5 और बॉन्ड एनर्जी है 827.6। तो इसमें हम इस टेबल से हमें क्या पता चलता है कि देखिए कि जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ पर जो K का जो मान है वो एक तरह से जो जो बॉन्ड्स हैं इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो C ट्रिपल बॉन्ड C है ये क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। नाउ अब देखिए फर्स्ट हमारी जो एप्लीकेशन थी वो क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, जो कि हमने देखा था, डिराइव भी किया था हमने, डेरिवेशन किया था और उसके बेसिस पर हम क्या है कि वेव नंबर को मेजर कर सकते हैं और उससे फिर हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं। और फोर्स कांस्टेंट आपको अभी टेबल बताई थी उसमें दे रखे हैं, उससे हम बॉन्ड एनर्जीज़ के बारे में और बॉन्ड्स के बारे में हम पता कर सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है न्यू इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई C अंडर रूट K अपॉन म्यू, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इस फॉर्मूले के ऊपर आप न्यूमेरिकल्स ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस।
कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सबसे बड़ा यूज़ होता है वो होता है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे देखिए हम सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रा। ये बहुत ही आसान तरीका होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, और इसके आसान तरीके का इसके अंदर चूँकि जो पीक्स आती हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक पीक्स आती हैं। उन पीक्स से हम डिसाइड कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है। तो फिंगरप्रिंट टेक्निक होती है जिसको कि यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। और इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है कि एक अननोन कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रा नोन कंपाउंड के स्पेक्ट्रा से कंपेयर किया जाता है, और उससे फिर हम कंपाउंड के बारे में पता कर सकते हैं। अब देखिए आप लोगों के समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एक स्पेक्ट्रम आपको दिखाती हूँ मैं, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से पीक्स आती है। ऑर्गेनिक के अंदर भी आपने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा होगा, और फिज़िकल के अंदर भी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आप पढ़ रहे हैं। जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, 1200 to 600 पर सेंटीमीटर के बीच में होता है। और ये जो फिंगरप्रिंट रीजन है ये कल्प्रिट्स को पकड़ने के भी काम में आता है। आप लोगों को पता है कि किसी के भी फिंगरप्रिंट्स जो हैं कभी भी मैच नहीं करते हैं, कभी भी फिंगरप्रिंट्स किसी के भी सेम नहीं होते हैं। तो इस टेक्निक की सहायता से हम कल्प्रिट्स तक पहुंच सकते हैं, और ये यूज़ किया जाता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। ये रीजन जो है उनके बहुत ही काम आता है। नाउ अब ये देखिए आइडेंटिफिकेशन जो है कंपाउंड का हम इस टेक्निक से करते हैं। कैसे करते हैं, ये देखिए इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलता है हमारे को। ये देखिए यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रम है ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए आपको ये पीक्स मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे आपको एक ये पीक मिल रही है जो बताती है CC या CO बेंडिंग के कारण है। ये जो पीक है दिख रही है आपको CO स्ट्रेच के कारण है। तो CO स्ट्रेच के कारण आपको देखिए ये जो बैंड मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए CC स्ट्रेचिंग है, ये आपके 1500 से 1000 के बीच के अंदर आपको ये मिल रहा है। OH बेंडिंग आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये देखिए आपको, ये देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वाली पीक है CH स्ट्रेचिंग। अगर CH स्ट्रेचिंग हमारे को 3000 के आसपास मिलती है तो ये एक तरह से CH एरोमेटिक स्ट्रेचिंग के कारण होती है, यानी कि इसके अंदर ये जो एरोमेटिक CH है उसका ये जो स्ट्रेचिंग है वो 3000 के आसपास होता है। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है ये एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। तो अलग अलग आपको वेवलेंथ के ऊपर आपको ये देखिए बैंड्स मिलेंगे। जैसे अभी OH स्ट्रेचिंग का आपको मिल रहा है 3500 और 3000 से लेके 3500 तक के बीच में आपको ये मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इससे हम इस स्पेक्ट्रा को देख करके और हम अननोन स्पेक्ट्रा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए अलग अलग हमारे को ये बेंडिंग और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के कारण अलग अलग पीक्स मिलती हैं, और इससे हम कंपाउंड को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि अब देखिए यहाँ पे आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो एप्लीकेशन है IR का, वो एक तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है वो भी हम इसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी पता चल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए कि जनरली इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल द एब्जॉर्प्शन बॉन्ड वाइडन्स ड्यू टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो क्या होगा, जो बैंड मिलेगा आपको एब्जॉर्प्शन बैंड, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्ड है मॉलिक्यूल में, तो एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो चौड़ा हो जाएगा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण, और वेव नंबर जो है वो कम हो जाएगा। इस टेक्निक से हम इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डाइल्यूशन होगा, ड्यू टू डाइल्यूशन एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। डाइल्यूशन होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, whereas absorption does not change ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एब्जॉर्प्शन में कोई चेंज नहीं होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर एक ये पीक जो है ये 3620 से लेके 3640 पर सेंटीमीटर पर शार्प मिलती है और ब्रॉड मिलती है 3500 से 3200 पर सेंटीमीटर पे। अब जैसे देखिए हायर कंसंट्रेशन पे क्या होता है, डायमर मिलते हैं, ट्राइमर्स मिलते हैं, पॉलीमर्स मिलते हैं, तो इसलिए पीक्स कैसी मिलती है, ब्रॉड पीक्स मिलती है। और जब अगर हाइड्रोजन डाइल्यूशन कर लेते हैं तो फिर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ सैंपल। जो सैंपल है हमारे पास में वो प्योर है या नहीं है, उसका भी हम IR स्पेक्ट्रा से पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अगर इम्प्योर होगा, इम्प्योर कंपाउंड होगा तो उसके अंदर एक एडिशनल पीक आएगी, जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर इम्प्योरिटी है। क्यों? क्योंकि हर एक कंपाउंड का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक IR स्पेक्ट्रम होता है। जो प्योर कंपाउंड होगा वो क्लियर और सेपरेट बैंड्स देगा। अगर इम्प्योरिटी है तो इम्प्योरिटी के कारण क्या होगा, कुछ दूसरे बैंड भी अपीयर होंगे और हो सकता है कि वो कुछ अलग तरह के दिखें, और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है वो प्योर है या वो इम्प्योर है। इसी प्रकार से हम जो रिएक्शन काइनेटिक्स है उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन किस तरह से चल रहा है, समय समय पर उसके सैंपल ले करके और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भी रिएक्शन की प्रोग्रेस क्या है। क्योंकि बॉन्ड्स कुछ बनते हैं, कुछ टूटते हैं, कुछ तो जो जैसे जैसे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है या ब्रेकिंग होता है वो हमें सारा IR स्पेक्ट्रा के अंदर पीक से मिल जाता है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर इन अ सैंपल। अगर मान लीजिए सैंपल में अगर वाटर प्रेजेंट है तो स्पेक्ट्रा के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक बैंड होंगे। 3000, ये देखिए, ये कोशिश करिए मैंने आपको वाटर का स्पेक्ट्रा बताने की कि वाटर का जो स्पेक्ट्रा है उसके अंदर 3600 से 3200 पर सेंटीमीटर के बीच में एक बैंड मिलता है और एक होता है 600 से 300 के बीच में। तो ये जो बैंड है ये आइडेंटिफाई करवाता है कि हमारा जो सैंपल है उसमें पानी है या नहीं है। आपको अगर ध्यान हो तो हम IR स्पेक्ट्रा के अंदर वाटर कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हम वाटर ना यूज़ करके कोई और सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है IR रीजन में, इसलिए वाटर यूज़ नहीं किया जाता है। तो हम वाटर प्रेजेंट है या नहीं है प्रेजेंट हमारे सैंपल में, उसको हम आसानी से IR स्पेक्ट्रा के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज शेप एंड सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, मॉलिक्यूल की सिमेट्री कैसी है। मॉलिक्यूल मान लीजिए कोई आइसोमर्स हैं, सिस है, ट्रांस हैं, या और भी प्रकार का कोई आइसोमर्स है, टॉटोमर्स हैं, तो उनकी भी प्रॉपर्टीज़ जो है हम उसको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें शेप या इसका मॉलिक्यूल का किसी मॉलिक्यूल का शेप निकालना है तो शेप और सिमेट्री हम बहुत आसानी से IR स्पेक्ट्रा की सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता करनी है ज्योमेट्री ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे NO2 है, NO2 CO2 मॉलिक्यूल की तरह क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। लेकिन जो NO2 का जो मॉलिक्यूल है वो 3 पीक्स बताता है। अगर मान लीजिए हम ये माने कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो अगर लीनियर मॉलिक्यूल होता कार्बन डाइऑक्साइड की तो हमें सिर्फ 2 ही पीक मिलनी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में क्या पाया जाता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर एक्चुअल जो स्पेक्ट्रम है वो 3 पीक्स दिखाता है। कौन? एक दिखाता है 750 पर, एक दिखाता है 1323 पर और एक दिखाता है 1616 पर सेंटीमीटर पर। तो ये जो 3 पीक्स हैं ये प्रूव करती है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो लीनियर नहीं है। तो इस स्पेक्ट्रा की सहायता से हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप और सिमेट्री के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो डेली यूज़ में हमारे एवरीडे यूजेस के अंदर आती हैं। जैसे सबसे पहला यूज़ इसका है फॉरेंसिक साइंस के अंदर, मैंने आपको बताया है। उसके अलावा पेंट जो फ्रैगमेंट्स होते हैं व्हीकल्स के, गाड़ियों की आपस में मान लीजिए व्हीकल्स की कोई टक्कर हो गई है या किसी भी तरह का ऑफेंस है तो उसके अंदर हम एनालिसिस के लिए
इसको फॉरेंसिक साइंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा मॉनिटरिंग द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन पॉलीमर्स, क्वालिटी कंट्रोल इन परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स, ड्रग एनालिसिस के अंदर हम उसकी क्वालिटी को और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, टेस्टिंग द ब्रेथ ऑफ सस्पेक्टेड ड्रंकन ड्राइवर्स फॉर इथेनॉल। आजकल आप लोगों को पता होगा कि टेस्ट करके ड्राइवर्स जो व्हीकल्स ड्राइव करते हैं तो ऐसे ड्राइवर्स को टेस्ट करके कि वो ड्रंक हैं या नहीं, उन्होंने इथेनॉल का कंजम्पशन कर रखा है या नहीं, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको पनिश किया जाता है। तो वो इसी टेक्निक से हम जो ब्रेथ है ड्राइवर्स की, उसको इसी टेक्निक की सहायता से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हम देखते हैं कि IR स्पेक्ट्रा का बहुत यूज़ है और ये बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।